सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। संडे है, 21 दिसंबर 2025 है और संडे है तो ऑर्गेनन डे है हमारा। और ऑर्गेनन में हम 29 पेज नंबर पे कंटेंट है, उसमें देखेंगे कौन सा हमारा ग्रुप ऑफ एफोरिज्म चल रहा है। ग्रुप ऑफ एफोरिज्म शायद ये चल रहा है हमारा 259 से लेकर के 261, और 261 तक हो गया था। आज हमारा नया शुरू होगा 262 और 263। दो एफोरिज्म का एक अलग से उन्होंने ग्रुप दिया है और इसमें उन्होंने डाइट इन एक्यूट डिजीज डिस्कस करी है। एक्यूट डिजीज में क्या क्या डाइट हम दें पेशेंट को, और ऊपर उन्होंने क्रोनिक डिजीज में रेजिमेन कहा था यहाँ। हालांकि वो जब हम उसमें गए एफोरिज्म तो वहां डाइट एंड रेजिमेन बोल दिया था। अदरवाइज रेजिमेन तो ज्यादा मतलब संबंध रखता है क्रोनिक डिजीज में, रहन सहन, सरकमस्टांस, और डाइट का ज्यादा रोल होता है जनरली एक्यूट डिजीज में। तो 262 पे हम चलेंगे और डाइट में जब हम पढ़ेंगे भाव थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो हम परहेज खास करके बताना है या क्या चीज पेशेंट को जरूर देनी चाहिए उसकी अगर इच्छा कर रही है, ये ज्यादा इसका लेना देना एक्यूट डिजीज से बहुत ज्यादा और भी महत्वपूर्ण होता है। तो 262 राम राम बोस। राम राम बेटा, राम राम सबको, एक बार फिर सबका स्वागत। तो आगे बढ़ेंगे दीपशिखा। 262 और 263 एफोरिज्म है आज एक ग्रुप में। डाइट इन एक्यूट डिजीज को लेकर के बात करेंगे इसमें हनीमैन साहब। हाँ जी। 262 एफोरिज्म में कह रहे हैं इन एक्यूट डिजीजेज ऑन द अदर हैंड एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मेंटल एलिनेशन एक्यूट डिजीज में दूसरी तरफ सिवाय किसके, जो मानसिक अलगाव है जिनका मेंटल फैकल्टी ठीक नहीं है, अपने मेंटल फैकल्टी जिनकी विरक्त हो रखे हैं जो उससे, उस केस को छोड़ करके एक्यूट डिजीज में ऑन द अदर हैंड करें, मतलब जो क्रोनिक कहते हैं उसकी दूसरी तरफ एक्यूट में द सबटल unerring internal sense of the awakened life preserving faculty determines so clearly and precisely that the physician only requires to counsel the friends and attendants to put no obstacles in the way of his voice of nature by refusing anything the patient urgently desires in the way of food, or by trying to persuade him to partake of anything injurious. बेसिकली बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ कही गई है। कह रहे हैं कि एक्यूट डिजीज में ये जो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अचूक इंटरनल सेंस जो होती है, जो जागृत अवस्था में लाइफ प्रिजर्विंग फैकल्टी है हमारी, जब वो ये तय करती है बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही अचूक तरीके से, क्लियरली और प्रिसाइजली होते हुए कि पेशेंट जो मांगता है ना उस समय पर, जो उसकी इच्छा कर रही होती है, वो इशारा उसकी इस अवेकन्ड लाइफ प्रिजर्विंग फैकल्टी की तरफ से आता है जो बहुत ही सूक्ष्म और अचूक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द फिजिशियन ओनली रिक्वायर्स टू काउंसिल द फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स टू पुट नो ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ दिस वॉइस ऑफ नेचर बाय रिफ्यूजिंग एनीथिंग द पेशेंट अर्जेंटली डिजायर इन द वे ऑफ फूड। तो फिजिशियन को चाहिए कि वो पेशेंट के फ्रेंड्स को और अटेंडेंट्स को ये काउंसिल कर दे, ये समझा दे कि भाई रुकावट मत बनना, ये जो इसकी अंदर की आवाज आ रही है पेशेंट की, उसके मन की इच्छा जो प्रकट हो रही है वॉइस ऑफ नेचर के रूप में, इसको रिफ्यूज मत करना उस दौरान जब एक्यूट में उसकी कोई इच्छा कर रही हो खाने की, खाने के रूप में अगर कुछ मांग रहा है उसकी इच्छा को, आप ऑब्स्टेकल मत बनना और कोशिश मत करना उसे जबरदस्ती राजी करने की, जो चीज उसके लिए
इंजूरियस हो उसे खिलाने की कोशिश मत करना। कई बार क्या होता है, मान लो कई बार बच्चों को नजला बुखार हो गया, अक्सर माँ जो देसी नुस्खे जानती है उनकी कोशिश होती है कि उसे जबरदस्ती काली मिर्च चटाओ, उसे जबरदस्ती कपड़े में ढक के रखो, जबकि बच्चे का मन कर रहा है खुली हवा में जाने को, बच्चे का मन कर रहा है ठंडा ठंडा पानी पीने को, नहीं गर्म पानी पी तुझे नजला हो रहा है, लेकिन अंदर की जो आवाज है वो वो ठंडा पानी मांग रही है, वो जो आप दे रहे हो उसे पसंद नहीं कर रही है जबरदस्ती उस ट्रीटमेंट को। यहाँ उसकी आवाज सुनो उस पेशेंट की। हेलो, जी जी वो हाँ अमित होगा कुछ, क्या, हाँ उसमें होगा क्या कि आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन डालोगे, हाँ मेंटली इरिटेट होगा तो फिर वो और प्रॉब्लम बढ़ेगी उसको। हाँ, उधर गई एक बात। दूसरी बात यह है कि कई बार सिस्टम उन चीजों को लेकर के आपको अपने आप को हार्मोनाइज करता है। अगर आपको बुखार में खट्टा खाने को मन कर रहा है तो इसका मतलब आपको सिट्रिक एसिड की डिमांड है बॉडी में, और वो जाते के साथ ही आपके क्रैब साइकिल को रीएस्टेब्लिश करेगी और एटीपी बनेगी, आपको ताकत आ जाएगी, आपका वाइटल फोर्स अपने आप ओवरकम कर जाएगा एक्यूट डिजीज पे। एक बात और मैं ये एक हाँ बेटा बोलो। कि जैसे ये एग्रेवेशन और एम्बुलेशन होते हैं, ये एक्यूट डिजीजेस में इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं, है ना। ऑब्वियसली पोजीशन जो है वो शो कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये लेना। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वॉइस ऑफ वाइटल फोर्स है, वॉइस ऑफ वाइटल प्रिंसिपल है डायरेक्ट, जो कि सबटल है और अनएरिंग का मतलब अचूक है, जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेरे पास एक पेशेंट अक्सर आता था अमितपाल भाई, डॉक्टर देवशिका, डॉक्टर अभिषेक मेरे पास आता था, कहता था डॉक्टर साहब जब लोग बाग, और उसने मेरे को कई बार कहा, तब मुझे इस बात को याद हुई, मुझे कह रहे मुझे नजला होता है, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पिला देना एकदम चिल्ड, तो मेरा नजला ठीक, मेरी नाक खुल जाती है साहब। तो मैंने शुरू में तो उसको थोड़ा सा वैसे लिया, मैंने कहा हल्के में बात कर रहा है या पता नहीं क्या ऐसे, लेकिन जब इसकी जानकारी मुझे हुई ऑर्गेनन में जाकर के इस वॉइस ऑफ नेचर की या वॉइस ऑफ वाइटल फोर्स की, वाइटल प्रिंसिपल की, तो वहां ये 262 में क्लियर हुआ कि उस समय जो भी खाने को मन कर रहा है किसी भी मरीज का, एक्यूट में खास करके, बशर्ते वो एक तो क्रॉनिक केस ना हो और दूसरा वो मेंटली फिट हो। कई बार विक्षिप्त इंसान जो मेंटली, अगर एक्यूट केस में भी मेंटल फैकल्टी गड़बड़ हो रही है, यह भी देखना है हमें। अगर एक्यूट केस में वो मेंटल फैकल्टी उसकी काम नहीं कर रही, डिलीरियम में है, जोर जबर ऐसा, तो वहां नहीं दे देना है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर मेंटल एलिनिएशन में ना हो और क्रॉनिक केस ना हो, तो यहाँ पे वो जो मांग रहा है, जो जिसकी डिजायर आ रही है, उसको ऑब्स्टेकल नहीं बनना है उसके बीच में। ठीक है साहब? बिल्कुल। और अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती दादी के नुस्खे उसको उस लेवल के नहीं देने। नेक्स्ट है 263 में कह रहे हैं, द डिजायर ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड बाय एन एक्यूट डिजीज विद रिगार्ड टू फूड एंड ड्रिंक इज सर्टेनली चीफली फॉर थिंग्स दैट गिव पैलिएटिव रिलीफ। ये जो डिजायर होती है पेशेंट की एक्यूट डिजीज में, फूड और ड्रिंक्स के संबंध में खास करके, निश्चित रूप से ये मुख्य चीजें होती हैं जो उसको पैलिएटिव रिलीफ देती हैं। दे आर हाउएवर नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ ए मेडिसिनल कैरेक्टर एंड मियरली सप्लाई ए शॉर्ट ऑफ वांट। हालांकि वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर कहें, वो मेडिसिनल कैरेक्टर ना हो करके मात्र एक सप्लाई होती है जो कमी हो गई है उसमें, जैसे सिट्रिक एसिड की कमी हो गई है, विटामिन सी की, या किसी दूसरे मिनरल की कमी हो गई है, जो आपके फिजियोलॉजी को रीएस्टेब्लिश करने में मदद करता है, जो अंदर कुछ साइकिल चलते हैं, क्रैब साइकिल और फॉस्फोरिलेशन वगैरह, जो भी उनमें जो मदद करता है, उसकी कहीं ना कहीं किसी फूड के रूप में कमी हो गई है। केवल वो है, वहां मेडिसिनल कैरेक्टर नहीं है कि आप
उसे दे दोगे तो वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। वो भरपाई कर रहा है उस समय जो कमी हो गई है उसमें, उतना जी रोल सर। प्ले करता है। द स्लाइट हिंड्रेंसेज, देखो गजब की बात यहां निकलेगी कि क्यों देने चाहिए। कह रहे हैं द स्लाइट हिंड्रेंसेज दैट द ग्रेटिफिकेशन ऑफ दिस डिजायर विद इन मॉडरेट बॉन्ड कुड अपोज टू द रेडिकल रिमूवल ऑफ द डिजीज will be imply counteracted and overcome by the power of the homeopathically suited medicine and the vital force set free by it, as also by the refreshment that follows from taking what has been so ardently longed for। ये जो अभी अमितपाल आप भी कह रहे थे, आपका इशारा है इसमें, ये जो हल्का सा जो हिंड्रेंस है, ये ऑब्स्टिकल्स है जो उसको ग्रेटिफाई करता है उसकी इच्छा को, उसके शरीर की मॉडरेट बॉन्ड्स के साथ एक सीमित मात्रा में, अगर इसका अपोज करोगे तो फिर ये असंतुष्ट रहेगा, ग्रेटिफाई नहीं रहेगा, और ये रेडिकल रिमूवल ऑफ डिजीज में बाधा उत्पन्न करेगा, उसको अपोज करेगा ये, जब तक उसको वो पूरा ना हो जाए। और विल बी एम्प्लाई काउंट्रैक्टेड, एम्प्लाई का मतलब होता है इन ए जेनरस मैनर, एक जेनरस मैनर में। काउंट्रैक्टेड का मतलब है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग बाय एक्टिंग अगेंस्ट इट, और ये उसको बड़े जेनरस मैनर में अपोज करता रहेगा और ओवरकम करता रहेगा पावर को भी, किसकी, जो होम्योपैथिकली सुटेड मेडिसिन आपने दे रखी है उसको, एंड द वाइटल फोर्स सेट फ्री बाय इट। और ऐसा करने से एक तरह से तो होम्योपैथिकली सूटेड मेडिसिन फिट बैठ जाएगी, इसको दूसरे एंगल की तरह पढ़ते हैं, और वाइटल फोर्स जो है वो फ्री हो जाएगा अपने काम करने के लिए, जब आप उस बंदे को इस तरह का रिफ्रेशमेंट दे दोगे। टेकिंग फ्रॉम व्हाट हैज बीन अर्डेंटली लॉन्ग, जिसकी वो बहुत ही तीव्र इच्छा है, अगर उसे एक बार दे दोगे तो वाइटल फोर्स भी फ्री हो जाएगा, और होम्योपैथिक जो मेडिसिन आपने सूट करी थी वो भी उसका असर पूरा नजर आने लगेगा। In like manner, in acute diseases, the temperature of the room and the heat or coolness of the bed coverings must also be arranged entirely in conformity with the patient's wish। क्या बात है, खाने की बात से आगे बढ़ते हो कह रहे हैं हनीमैन साहब के इसी तरह से उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसके कमरे का कैसा टेम्परेचर उसको अच्छा लग रहा है, उसको कैसी बेड कवरिंग से या कितना ठंडा या कितनी गर्मी की इच्छा है, वो पेशेंट की कन्फर्मिटी के साथ ही अरेंज करनी चाहिए आपको, आप अपनी मत चलाना। जैसे मैं अभी बताया था कि अगर सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो कई बच्चों को ठंडी ठंडी हवा चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की रहती है कि भाई इसको बंद कमरे में रखो, चादर ढक के रखो। मुझे बहुत बचपन की बात याद आ रही है, मैं जरूर रखूंगा, जब मुझे कभी बुखार उखार हो जाता था या कुछ ऐसा, तो मेरी माँ रजाई में चारों तरफ से दबा देती थी मुझे कहती हवा ना चली जाए, हवा ना चली जाए, ऐसे करके गाँव में। तो ये वो चीज नहीं करना चाहिए, वहां पेशेंट के हिसाब से देखो। कह रहे हैं ही मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड एक्साइटिंग इमोशंस। और तीसरी बात ये कह दी हनीमैन साहब ने कि उस दौरान उसको हर तरह के एक्सर्शन से दूर रखो, चाहे वो मेंटल एक्सर्शन है, चाहे वो एक्साइटिंग इमोशंस की बात। सर जी भाई। सर इसमें एक हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी को एक्यूट डिसीज हुआ लेकिन उसमें उसको डिजायर किसी स्टिमुलेंट की हो रही है, जैसे कॉफी या टोबैको, वहां पे तो नहीं बोल सकते ना उनको ये लेने के लिए। हाँ, वो मेडिसिनल करेक्टर का ना हो, और वो ऐसा ना हो जो शरीर का हिस्सा ना हो, शरीर की फिजियोलॉजी का हिस्सा नहीं है टबैको। हाँ, अगर मिट्टी खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब कैल्शियम है वहां, मिट्टी को तो नहीं अलाउ करेंगे, पनीर खिला देंगे उसकी जगह, दूध पिला देंगे, है जी। बस इशारा आपका मैं समझ गया। अगर वो ऐसी चीज है कि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, जैसे टबैको हो गया या अल्कोहल हो गई या स्मोकिंग के रूप में टबैको हो गया, तो वो तो नहीं देना भैया, हमें वो नहीं देंगे, है ना। अच्छा, टी कॉफी वगैरह भी हमें मना करने के चाय लिए। दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, कॉफी को तो कॉमन कर दो, बाहर लिख दो ऑर्गेनम के,
ऑर्गेनल के ठीक बाहर लिख दो, कॉफी के लिए कोई क्षमा नहीं है, ठीक है। चाय दे सकते हो आप। यानी सर इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो डिजायर है वो सोरिक नहीं है, साइकोटिक है ना? फीवर के टाइम हाँ, पे जो आप कह रहे एक्यूट। हो ये साइकोटिक डिजायर बिल्कुल कह सकते हो, तंबाकू की, सिगरेट की, ये है ही नहीं। सॉरिक डिजायर वो होती है जो उसके फिजियोलॉजी का पार्ट हो, जैसे जी सर। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, या ग्लूकोज, मिठा। कई लोगों को मिठा खाने को मन करता है उस दौरान, कई लोगों को चटपटा खाने को मन करता है, कई लोगों को खट्टा खट्टा जूस पिला दो, इमली दे दो उस दौरान, है ना। जी सर। किसी का जी सर। नमकीन ज्यादा खाने को मन करता, वो सब चीजें हैं भैया। ये आपने बहुत जी अच्छी सर। बात कह दी। इनको हम साइकोटिक या सिफिलिटिक डिजायर भी कह सकते हैं, जी सर। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, है जी। जैसे साइकोटिक अभी आप जितने बता रहे हैं हाँ हाँ। आप ये- मेरे अब हिसाब से ये साइकोटिक भी नहीं है भैया, हम्म सिफिलिटिक डिजायर है, क्योंकि हाँ आपने प्रैक्टिस में देखो कि 10 साल में कितने लोग आपके पास आए जो ये बोल रहे हैं कि हमें एक्यूट में स्मोकिंग करने का मन कर रहा है, सिगरेट पीने का मन कर रहा है। हाँ, तो तो सिफिलिटिक हो गई ना। सिफिलिटिक तो वही हो गई जब ये शरीर का हिस्सा नहीं है, वो चीज अगर मांग रहा है कोई, तो वो सिफिलिस है। हाँ, और शरीर तो का देखो। हिस्सा तो है, लेकिन वो हाँ वहां अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे जी। जैसे लीवर प्रॉब्लम है किसी को, और वो और मतलब मांग रहा है समोसे हम्म चिकनाई वाले, तो इसलिए हम्म, थोड़ा सा उधर हो सकता है साइकोटिक। नहीं तो ये तो सिफिलिस जोन में ही जाएंगे, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। है ना। ये सब चीज है। तो बहुत बढ़िया है दोनों एफोरिज्म। किसी और बच्चे की कोई क्वेरी है यहाँ? बस प्रशांत है। हाँ बेटा, हमें एक बात थी कि बताइए। जैसे अभी जिन चीजों को आपने बोला कि विटामिन सी है या सॉल्ट हो सकता है कि ज्यादा सॉल्ट लेना है, मीठा लेना है, तो जैसे हमारे लिए अक्यूट्स में अक्यूट चार्ट के हिसाब से थर्स्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पानी का भी तो यही होता है ना कि पानी ज्यादा पीना है, ज्यादा हाँ प्यास लग रही है या कम प्यास लग रही है। तो जो इम्पोर्टेंस हम उस समय थर्स्ट के हिसाब से देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, करीब करीब ये जो चीजें आपने बोली हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट उस हिसाब से हो जाएंगी ना, कि जी। सॉल्ट तो हमारी बॉडी का सिस्टम का हिस्सा है। सॉल्ट हाँ इनटेक चाहिए, ज्यादा चाहिए, हाँ स्वीट्स चाहिए, शुगर या कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग है जो एनर्जी चाहिए उसको पेशेंट को, हाँ इसलिए वो मांग। तो हाँ इस हिसाब से ये वाली क्रेविंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हाँ, बहुत जो। इम्पोर्टेंट है। और आपकी बात से तो यहाँ डबल डबल वो विजन मिल गया। वो जी आपको एक इंफॉर्मेशन अबाउट राइट मेडिसिन भी देंगी, और वो हाँ इंफॉर्मेशन अबाउट सॉर्ट ऑफ वांट भी देंगी। हाँ जी सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। वांट उसके शरीर में ये है पानी की, और मेडिसिन के रूप में कहेंगे कि इसे एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो थर्स्टी है। तो ये दो जी दो दो फायदे हैं इस चीज के, है ना। ना एक केस याद आ रहा है सर का, हाँ बहुत बड़ा आइडिया नहीं है मेरे को, मोटा मोटा आइडिया याद आ रहा है अभी इस समय, कि सर कोई एक्यूट इमरजेंसी डील कर रहे थे, गए थे हॉस्पिटल में। हाँ तो वहां पर क्या था कि सर को कुछ नजर नहीं आ रहा था, समझ नहीं आया। तो वहां पर ना वो एप्पल जूस रखा हुआ था। हाँ हम्म। तो एप्पल जूस सर ने पूछा कि ये क्यों रखा हुआ है यहाँ। तो जो उसके अटेंडेंट थे कि ये थोड़ी थोड़ी देर में इसको मांगता है पीने के लिए हाँ पेशेंट। हाँ तो सर ने वहीं से एंट्री ली थी कुछ एप्पल को लेके। हम्म मेडिसिन आ वहां से जाएगी। केस हम्म बाहर निकला। मेडिसिन आ जाएगी, एप्पल और जूस ये का तो आप मतलब बहुत है अमित। मैंने कहा आप जो बोल रही है दीदी, दीपशिका दीदी, कि ये तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा ये। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, वो तो एक तो मेडिसिन की तरफ ले गई वो बात, दूसरा उसकी जी। वांट क्या है शरीर में उसकी तरफ भी ले गई। हाँ जी। और उधर उधर मजे की बात ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है इंसान, यानी कि वो इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा हाँ प्रॉपर, तो वहां इंटिमटाट हो सकती है, जो कहते हैं ना स्लीप ओवर पावरिंग, और एसिड डिजायर, हाँ एसिड फॉस हो सकती है। एसिड हम्म फॉस में एसिड डिजायर है और इंडिफरेंस रहता है। अगर हम सर को थोड़ा सा यहाँ भाव ले लें सर का, कि वहां गए और वहां कुछ हाँ मिल नहीं ऐसे। रहा, तो नहीं मिलेगा इंडिफरेंस बंदे से, नहीं मिलेगा हम्म जो स्लम्बरिंग होगा उस बंदे से। हम्म तो बिल्कुल हम्म, मेडिसिन की तरफ बढ़ गए सर उसके तुरंत। भाई यही तो मास्टरी थी सर की, और हम लोगों की भी जी। हो जाएगी। हम चारों तरफ से हमें इंफॉर्मेशन नेचर प्रोवाइड करती है, बस हम पहचानना सीख जाएं। अब मलिक सर बोलते हैं, सही बिल्कुल। केस बोलता है, केस आपको कहता है कि ये दे मुझे, हम्म चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे वो एक्यूट हो।
मजा आ गया था अभी। एक वो केस था एक अभी फ्राइडे में, हाँ बच्चे बता में से कोई बता रहा था शायद, वो संगीत एक ना, उसको हर्पीस इरप्शन हुआ करते थे फीवर के ड्यूरेशन, हाँ, जी लेकिन जी सर। फीवर के था ना दौरान। कुछ, हाँ लेकिन ना फीवर था ना कुछ था। जिस दिन केस देने आई उस दिन हर्पीस इरप्शन आ गया। उसने हाँ पेशेंट ने बोला कि मेरे को वैसे नहीं, लेकिन ये अभी कल से ही आया है। तो सर ने कहा कि यही तो नेचर ने हमारी हेल्प करी है। हाँ, कि ये मत आओ। भूल जाइए, ये भी बताना है। हाँ, तो नेचर ने बता दिया कि सर कह रहे कि ये आज इसलिए आया क्योंकि हमें नेचर ने हेल्प करी है कि हम, इसको भी पिकअप करो। हाँ, उठाया सर ने फिर उसको। बहुत बारीक है भाई, बहुत बारीक है नेचर में। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें ना फुटनोट 141 है 263 जी एफोरिज्म में, इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ थोड़ी सी अलर्ट अलर्ट रहने की बात आएगी। दिस इज हाउ जी। अवर रेयर, हालांकि ये बहुत ही रेयर मिलेगी बात। हम्म Thus, for instance, in pure inflammatory diseases, where aconite is so indispensable, whose action would be destroyed by partaking of vegetable acid. The desire of the patient is almost always for pure cold water only. हैनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं कि हालांकि ये रेयर ही होगा, उदाहरण के तौर पर, कि अगर प्योर इन्फ्लामेटरी डिजीज है जहां एकोनाइट इंडिस्पेंसिबल हो, जहां एकोनाइट ही निकल के आ रही हो, जो कि वेजिटेबल एसिड से खाने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका एक्शन, कि वहां एसिड की डिमांड हो रही हो। एकोनाइट के केस में ये बिल्कुल ऐसा है कि वहां एसिड की डिमांड अपने आप ही नहीं करेगी, एक बात। हम्म और थोड़ा सा हम्म जो भाव मैं शुरू में ले गया था वही ले गया था, मान लो एकोनाइट आ रही है इंडिस्पेंसिबली और पेशेंट वहां एसिड डिजायर कर रहा, तो यहाँ थोड़ा सा हम्म सोचना हो सकता है। हालांकि हैनीमैन साहब कह रहे हैं ये रेयर हो सकता है, और ऐसा तो लगभग होता ही नहीं कि जो मेडिसिन आपकी इंडिकेटेड आ रही है उसको एंटीडोट करने वाली चीज की डिमांड कर रहा हो शरीर। बिल्कुल। हाँ, कह रहे हैं द डिजायर ऑफ द पेशेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर प्योर कोल्ड वाटर ओनली। अक्सर डिजायर जो होती है पेशेंट की इन्फ्लेमेटरी, या अगर इसी फुटनोट की बात करें प्योर इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, तो वहां हमेशा प्योर कोल्ड वाटर की ही होती है ज्यादातर। याकोनाइट के केस में प्योर कोल्ड वाटर की डिजायर करेगा, ना कि वेजिटेबल एसिड की, क्योंकि उसको लेने से उसका एक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा अक्सर नेचर में मिलेगा ही नहीं, हालांकि हवावर रेयर कह के चले वो। तो ऐसा पहली बात तो आसानी से मिलेगा नहीं, और अगर मिलता है तो इसका मतलब कुछ और गौर करो कि भाई इसका मतलब ये क्रॉनिक तो नहीं है, या इसमें कोई मेंटल एलिनिएशन तो नहीं है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा अपना ये ग्रुप हो गया डाइट इन एक्यूट डिजीज। कोई और पॉइंट क्लियर करना है, बताना है अपनी तरफ से, किसी के पास अच्छी जानकारी हो? अजय सैनी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर चौहान भी शायद हैं, प्रशांत भाई भी हैं, डॉक्टर सरे हैं। कुछ दिमाग में थॉट आ रहा है यहाँ रखने के लिए? एक बात मुझे एक यही प्रश्न पूछना है कि क्या कहते हैं, जैसे पेशेंट्स ना कॉफी के बड़े हैबिचुअल हो जाते हैं, खासकर क्योंकि हम लोग हैबिटेट को भी इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो मतलब जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसको कई प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरी नींद अच्छी है। नींद मतलब 2 फॉलोअप से यही बता रहा है कि जो स्लीप मेरी बिल्कुल पहले प्रॉपर नहीं थी, वो अभी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन उसका टिनाइटस है, उसको टिनाइटस, विटिलिगो, शुगर अलॉन्ग विथ ये सब भी 3 प्रॉब्लम्स है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं टिनाइटस, क्योंकि टिनाइटस फिर विटिलिगो फिर शुगर इस तरह से इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन बोला नहीं टिनाइटस वगैरह में कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नींद तो उसका जनरल है, अगर जो वो इम्प्रूव हो रहा है तो बाकी चीजें भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो क्या नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या उसके पीछे उसका कॉफी और अल्कोहल वगैरह का हैबिट भी हो सकता है? क्योंकि साउथ में कॉफी लोग ज्यादा ही लेते हैं, मतलब हम लोगों के कंपेरेटिवली नॉर्थ से ज्यादा यहाँ नहीं, वो अभी कॉफी भी ले रहा है, आपका पेशेंट अभी भी ले रहा है कॉफी अल्कोहल? ले ही रहा होगा सर। ओ क्या बात है, कह रही हो ले ही रहा होगा, ऐसे नहीं, पता करो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो बहुत ही क्रॉनिक ड्रिंकर है
तो उसको विड्रॉल इफेक्ट भी आ सकता है, उसको ग्रेजुअली कम होएगा वो। अगर वो ले रहा है तो गड़बड़ कर रहा है, इसे कंफर्म करो। और अगर वो पहले से बहुत पहले से लेता आया तो उसको सडन उसको नहीं रोकना है, नहीं तो उसके विड्रॉल इफेक्ट आएंगे, वो ग्रेजुअल छुड़वाना है। तो दो चीज है, पहले तो यही कंफर्म करो कि ले रहा नहीं ले रहा। बेटा ऐसे थोड़ी ना चलता है जैसे आपने कहा कि ले ही रहा होगा, नहीं, अपने केस को 100% क्लियरिटी के साथ आप लेके चलो। और मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि कॉफी लोगों को मैं छोड़ने कॉफी के लिए को करूंगी तो मैंने कॉफी के लिए अभी सरे से कहा कि ऑर्गेनन के पहले पन्ने पर लिख लो कि कॉफी के लिए कोई क्षमादान नहीं है अच्छा। हैनीमैन साहब की तरफ से। चाहे कितना भी कोई जस्टिफाई करे, हैनीमैन साहब ने कॉफी को बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये कह दिया कि कॉफी की कोई जगह ही नहीं है। उसको चाहे जो केस अचानक बंद कराने की स्थिति में है तो करा दो, और नहीं तो उनको ग्रेजुअली कम करा दो। और उन्होंने कम कराने के लिए ग्रेजुअली पता क्या कहा? ग्रेजुअली उन्होंने कहा कि कई लोग मेरे पास ऐसे आए जो बहुत पहले से कॉफी लेते थे और वो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा जो गेहूं होता है ना, गेहूं को जला लो, भूनते 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 कढ़ाई में बिल्कुल उसे जला दो, काला 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 सा कर लो। और जब उसे काला काला कर लेंगे, जब उसका पाउडर बनाएंगे तो वो इतना कसैला लगता है जितनी कॉफी। किसी की हवा आ रही है, किसी की पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। तो जो काला काला गेहूं हो जाता है ना डॉक्टर प्रीति जी, जलाने के बाद, भूनने के बाद, तो ये कसैला लगने लगता है। और ये जब कसैला लगने लगता है तो इसको डाल दो उसके दूध में, तो वो कॉफी का सब्स्टिट्यूट बन जाता है वो उन लोगों के लिए। लेकिन छुड़वानी ही है भाई, बात जान लो। मतलब ये भी एक फैक्टर, यही मेरे को जानना है कि ये क्या जो उसको नींद अच्छी है बट बाकी के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो क्या देखो medicine पहले तो मुझे यही डाउट है कि जिस बंदे को टिनिटस की हो उसकी नींद अच्छी हो जाए। अगर किसी को टिनिटस जैसा अभी मेंटल फैक्टर, उसके ब्रेन में इतना ज्यादा झंझनाट है और उसको साथ में नींद भी आ जाए, यहाँ भी इसे कंफर्म करो कि वो थोड़ा सा वैसा ही है, आभासी आराम है उसको। अदरवाइज इसमें टिनिटस को पहले आराम होना चाहिए साथ साथ पैरेलल। से वो यही कह रहा है कि मेरी नींद बहुत अच्छी हुई है, जो मैं पहले बिल्कुल नहीं सो पाता हाँ तो था, देख लेकिन लेना कि कहीं डीप पैथोलॉजी में तो नहीं जा रहा है। और इसको ना, इन केसेस को बेटा स्क्रीनिंग करके चलते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट स्क्रीनिंग, करूंगा कि इसमें हैरिंग्सला देखना है ना आपको, हाँ तो उसके थ्रू तो चलते हैं प्रतीक जी। चलो तो खैर, अब ये अपना नया ग्रुप चलेगा 264 से लेकर के 266 तक। इसमें भी 64, 65, 66 तीन है इसमें। और इसमें बताएंगे सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट जेन्युइन मेडिसिन। और इसमें फुटनोट होगा जिसमें बताएंगे चेंज इफेक्टेड इन सब सब्सटेंस इन देयर प्रिपरेशन फॉर फूड। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट जेन्युइन मेडिसिन कैसे होगा हमारे लिए संभव, इसके लिए शुरू कर देते हैं। 64 एफोरिज्म है। 64 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि द ट्रू फिजिशियन मस्ट बी प्रोवाइडेड द जेन्युइन मेडिसिन ऑफ unimpaired strength so that he may be able to rely upon their therapeutic powers. He must be able himself to judge their genuineness. बड़े क्रम में आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर देशिका, बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट देते हुए हैनीमैन साहब। लिखने में भी परफेक्शन ही था। अब जब ये सब होगी डाइट एंड रेजिमेन और ये वो क्या करना क्या नहीं करना, क्या इच्छा पूरी करनी क्या नहीं करनी, तो अब आगे बढ़े हैं कि अब आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ किसी भी रूप में इम्पेयर ना हो गई हो। किसी भी तरह से मेडिसिन की जो अपनी पावर है, क्षमता है, वो आपके रख रखाव से, आपके प्रिपरेशन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं इम्पेयर ना हो गई हो अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा। और तभी वो भरोसा कर सकता अपने इन थेरेप्यूटिक पावर्स पर, इनकी मेडिसिन की, तभी वो सक्षम हो सकता है अपने आप में जेन्युइननेस के लेकर के, जज करने को लेकर के, अपनी
जेन्युइन तरीके से वो जजमेंट ले सकता है अपने केस का, यदि उसने दी हुई मेडिसिन उसकी ऐसी है कि भाई मेडिसिन अपने आप में एकदम फिट है, इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है इसकी स्ट्रेंथ में। इम्पेयरमेंट कैसे आता है वो आगे 100% बताएंगे कि कैसे कैसे किसी दवाई की क्षमता पे असर आता है रख रखाव की दृष्टि से और बनाने के क्रम में, वो अभी आएगा आगे फुटनोट में। 65 में कह रहे हैं 265 में, इट शुड बी बेटर ऑफ कंसाइंस विद हिम to be thoroughly convinced in every case that the patient always take the right medicine and therefore he must give the patient the correctly chosen medicine prepared moreover by himself। हैनमैन साहब कह रहे हैं कि मेडिसिन की जेन्युइननेस को लेकर के अगर बात उठे तो सबसे ज्यादा मसला यह है कि अगर वो अपने आप तैयार कर ले मेडिसिन को, जो कि आज की दृष्टि में तो संभव नहीं है आज के दौर में तो, लेकिन जेन्युइननेस का तरीका हैनीमैन साहब ने ये बताया कि ये मैटर ऑफ कंसाइंस है, ये विवेक का मामला है उसके अपने साथ भी, कि वो थोरोली कन्विंस करे हर एक केस में, अपने आप को स्पष्ट कर ले अब कि भाई जो पेशेंट को मैं दवाई दे रहा हूं ये राइट मेडिसिन ही दे रहा हूं, ये अपने विवेक के ऊपर बात है डॉक्टर के। और इसलिए कह रहे हैं हैनीमैन साहब के इसलिए अच्छा होगा पेशेंट को देने वाली जो मेडिसिन है वो अपने आप तैयार करे उसको अपने, बल्कि प्रूविंग में भी अपने ऊपर कहीं कही गई है कि प्रूवर में प्रूविंग भी अपने ऊपर करके ज्यादातर देखे या बहुत ही रिलायबल बंदे पे प्रूव करे, तो करेक्ट चूजन मेडिसिन खुद तैयार करे अगर हो सके तो। ये हैनीमैन साहब का उस समय का भाव था, वो अलग बात है परिस्थिति किधर लेके जाती है। लेकिन बात उठा सकते हैं यहाँ से कि अपना मेन फोकस जो है राइट दवाई की तरफ रखें हम सब लोग। हाँ, और राइट दवाई के लिए आज की डेट में ऑथेंटिक कंपनी होनी चाहिए, सील पैक लेके आओ, लूज मत लेके आओ, ऑथेंटिक बंदे से लेके आओ, है ना अमित पाल? कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, मैं इसको इस तरीके से कहता कि भाई आप मेन फोकस जो रखो, आप राइट मेडिसिन चूज करने में रखो, हाँ अच्छे जी, से प्रॉपर डीप समझो केस को, पैथोलॉजी को समझो और इन चीजों पे अपना मेन फोकस रखो। हाँ, तभी फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखो, हैरिंग्स लॉ का ध्यान रखो। हाँ अमित, बेसिकली ये सब बातें तो पीछे उन्होंने जैसे कह दी थी, कैसे हैरिंग्स लॉ दिखेगा, कैसे आप ऑब्स्टेकल को रोकोगे। अब एक्स्ट्रा बात ये कह के चलें जो आपका जो मेडिसिन है इसकी क्वालिटी, वो कह रहे हैं ना जेन्युइन मेडिसिन। हाँ, जेन्युइननेस ऑफ द मेडिसिन, जेन्युइननेस ऑफ द मेडिसिन का मतलब है कि उसकी क्वालिटी क्या है उस मेडिसिन की, वो जी, कहाँ से खरीदी है, कैसे रखी हुई है, ये आ जाएगा अभी इसमें। हाँ, तो जेन्युइननेस का मतलब क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की तरफ है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की बात तो पीछे हो चुकी है, सब कुछ सिलेक्शन की भी हो गई, डाइट एंड रेजिमेन की भी हो गई, ऑब्स्टेकल की भी हो गई। हाँ भैया कुछ कह रही हैं दीदी? इसमें एक बात और ऐड की गई है ना, देखिए इसके साथ कि करेक्टली चोजन मेडिसिन जो है प्रिपेयर्ड मोर ओवर बाय हिमसेल्फ। हाँ, तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना है कि इतनी जेन्युइन हो, आप खुद से प्रिपेयर करें तो आपको पता रहे कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं है, तो ये क्वालिटी पे फोकस बहुत ज्यादा है। आने में समझ नहीं, भी इधर भी लिखा हुआ है पहली लाइन में ना, जेन्युइन मेडिसिन ऑफ अनपेयर्ड स्ट्रेंथ। हाँ, अनइम्पेयर्ड है ना, अनइम्पेयर्ड, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड आपने उठा लिया, जिसकी क्षमता कम ना हो गई हो किसी वजह से, घट ना गई हो, जिसका असर कम ना हो गया। और ये कैसे असर कम होता है? यदि उसे धूप में रख देते हो, यदि आप उसको ऐसी खुशबू की जगह रख देते हो, ये सब आ जाएंगी मोटे मोटे तौर पे हमारे इसमें जी। और अमित पाल, आपने एक बार शायद ये भी अपडेट किया था कि कोई जैसे ग्लोब्यूल बहुत पुराने हो जाते हैं, रखे रखे काले और काले काले पड़ जाते हैं, तो उसमें एक तरह से उनको सही नहीं बताया गया, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, है ना? तो इसलिए, हालांकि इसको एक बार डॉक्टर नरेंद्र तेवतिया बोस ने जायसवाल सर के माध्यम से एक जानकारी दी थी। जायसवाल सर का मानना था कि आपका कितना भी काला हो जाए ग्लोब्यूल,
वो बेअसर हम्म। नहीं होता, उसकी मेडिसिन अफेक्ट नहीं हो, मतलब वो अनइम्पेयर्ड नहीं होती। जी हाँ सर, जी। इसके बाद जायसवाल सर ने हमें भी बताई थी कि मेडिसिन अगर कोई बहुत रेयर मेडिसिन तुम्हें रखनी हो तो उसको गोलियों में बना के रख लेना, क्योंकि जो लिक्विड है वो तो इवेपोरेट होके खत्म हो सकता है, पर गोलियों में वो मेडिसिन रहती है। तो सर ने ये भी बोला था कि अगर रेयर मेडिसिन कहीं से थोड़ी बहुत मिलती है जो आपकी रेगुलर यूज में नहीं होती है। हाँ, तो अब पता है ये अनइम्पेयर्ड किस लेवल पे जाके होएगी? अनइम्पेयर्ड ये इस लेवल पे जाके होगी कि मेडिसिन का असर तो ग्लोब्यूल से गया नहीं, लेकिन ग्लोब्यूल में दूसरे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट के और आ गए। हाँ हम्म, तो हाँ अब उस रूप से ये अनइम्पेयर्ड मानी जाएगी, वो इम्पेयर्ड मानी जाएगी, है ना? एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है इस समय अभी ये पढ़ करके कि जिस समय की ये बात हो रही है, सर ने जब लिखा था तब वहां पे उस समय कोई कंपनीज नहीं थी जो मेडिसिन बना रही थी, तब मेडिसिन बनाना भी अपने आप से था। तो जहां से हम उसको रॉ स्टेट में ले रहे हैं, उसके हाँ साथ मिलावट ना हो, कोई वीड ना आ जाए, या जैसे अनियन ले रहे हैं तो उसके बगल में गार्लिक भी आ गया उसी में, तो हम हाँ हमारी मेडिसिन और नहीं हाँ रही। हाँ या फिर के प्रोसीजर में जो जैसे मॉर्टर पेसल था उसको हमें हाँ पहले स्क्रब करना है, हम्म, नहीं तो वो जो मतलब उसकी ग्लेजिंग वो सब करके उसके बाद प्रॉपर हमें बनाना है। तो हमें लगता है कि प्रिपरेशन में बहुत जो ध्यान हाँ, रखना। प्रिपरेशन ओरिएंटेड डिस्कशन है ये। और पता जी है उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि इसको पहले गर्म पानी में धो, फिर सुखाओ, फिर इसे उबाल लो आधा घंटा बॉइलिंग वाटर हाँ में, फिर सुखा के इसे जलते हुए कोयले पे रखो। जी वो जी जी सब जी इम्पेयरमेंट को दूर करने के लिए है वो सब। जी 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 हाँ, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है इसका, ये अब यहीं रुकेंगे। फुटनोट बहुत अच्छा है, इसमें पता चल जाएगा कैसे कैसे इम्पेयर होती है दवाइयों का असर, और कैसे क्वालिटी डाउन होती है। बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, ये रूब्रिक बोल रहा हूँ, ये एफोरिज्म 266, और इसका जो दो तीन इसमें इकट्ठे वो भी है फुटनोट, इसको नेक्स्ट करेंगे। और बल्कि एक ही है 142। तो यहीं रुकेंगे। हाँ जी। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम 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 बॉस, राम 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 सर। साहब, राम राम जी, राम सर। राम राम भाई, राम जी।